हेलो स्टूडेंट, आपकी जो यूके ट्रिपल एससी का कनिष्ठ सहायक का पेपर आयोजित होना है 19 जनवरी को आगामी। उसके लिए हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर। पिछले हमने जो टेस्ट दिया था वो पॉलिटी के क्वेश्चनों को लेकर के था। ये वाला जो टेस्ट है इसमें मैंने इंडियन ज्योग्राफी, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं, जिनके आपके स्ट्रक्चर है या बनाने की विधि है या जो आप लोगों को क्वेश्चनों में फंसाता है कि किस तरीके से आपके मन में डाउट पैदा कर देगा छोटी छोटी चीजें डाल करके, उस पर बनाया है ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया आ जाए कि कहाँ हम फंस सकते हैं और एक और रिवीजन मार करके आप उसे ठीक करो। मैं हमेशा रिवीजन पर जोर इसलिए देता हूं क्योंकि देखो, पढ़ाई में रिवीजन से बड़ा कोई उपाय ही नहीं है। जो स्टूडेंट साल भर पढ़ते हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, वो सफल नहीं होंगे। जो कम पढ़ते हैं लेकिन बार बार उनका रिवीजन करते हैं, वो गारंटेड सफल होंगे, ये मान करके चलिए। क्योंकि पढ़ाई में रिवीजन से बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। मैं खुद भी इस चीज को लेकर के बहुत आश्वस्त हूं क्योंकि मैंने भी अपनी पढ़ाई के दौरान इस हथियार को अपनाया था और मैं इस बात को लेकर के बहुत सारे आपके स्टूडेंटों से इंटरेक्ट भी करता हूं कि जो रिवीजन करते हैं बार बार, उनकी स्थिति अन्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। ये ध्यान में रखिएगा। रिवीजन लगातार करिए, जो भी पढ़ रखा है उसे बार बार करिए और बार बार पढ़ने से कई नए आपके एस्पेक्ट, नई आयाम भी उसमें हमें पता चलते हैं। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है किसी भी परीक्षा के दौरान। रिवीजन हर बार इस तरीके से होना चाहिए कि पिछली बार क्या गलती हुई थी उस टॉपिक में उस चीज को सुधारते हुए रिवीजन करिए। अपने नोट्स, जब भी आप नोट्स बनाते हैं, हैंड राइटिंग में अपने नोट्स होने चाहिए। चाहे आप लूसेंट पढ़ते हो लेकिन नोट्स अपने बनाइए और राइट साइड में आप नोट्स बनाइए, लेफ्ट साइड को छोड़िए। और जब भी आपको उस टॉपिक से संबंधित कोई भी चीज मिलती है तो उसे लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, ताकि जब भी आप उस रिवीजन के लिए उस कॉपी को खोलो तो लेफ्ट साइड में लिखी हुई चीज अपने आप आपके आंखों के सामने आ जाए। आपको नोट्स को बार बार क्या बदलना ना पड़े। एक बार जो ट्रेडिशनल नोट्स बना रखे हैं उनमें चीजें ऐड होती जाती हैं लेफ्ट साइड में, इसीलिए उसको खाली छोड़ना पड़ता है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है नोट्स बनाने का। तो ये मैंने ज्योग्राफी और कुछ ऐसे सवाल जो आपको लगता है कि ये ज्योग्राफी से नहीं है, समझ रहे हो, उनको, जैसे ये है आपातकालीन सुविधाएं हैं, ये एक्चुअल में उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन है उससे लेकर के उसकी ज्योग्राफी, भारत में जो आपदा प्रबंधन है वो एनसीईआरटी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसको लेकर के है। इसमें सही सुमेलित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पुलिस का आपातकालीन नंबर क्या है? 100, डायल 100 पुलिस का आपातकालीन नंबर। फायर ब्रिगेड, कहीं आग लग गई है तो 101 आपका फायर ब्रिगेड का आपातकालीन नंबर। एम्बुलेंस 102 आपातकालीन नंबर, मतलब किसी बीमार को। 108 भी है उत्तराखंड की, ये राष्ट्रीय नंबर है, ध्यान में रखना। ये उत्तराखंड के नहीं है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी स्टेट पर एक जैसे होंगे। आपदा प्रबंधन आपका 1081 है राष्ट्रीय, वैसे आपका राज्य और जिले का अलग है, 1070 और 1077 जो है वो अलग है, ये राष्ट्रीय स्तर का है। तो 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ए इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुनामी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? नंबर 1 पहला कथन है, सुनामी का कारण भूकंप होता है। बिल्कुल, सुनामी हमेशा तब आती है जब आपके महासागर के अंदर कहीं पर, महासागर के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट के टूटने के कारण या ज्वालामुखी उद्गार के कारण भूकंप आए, तो उससे समुद्र का जो पानी होता है उसमें उथल पुथल मचती है, उसके कारण समुद्री लहरें तेजी से तटों की ओर भागने लगती हैं। और जो सुनामी शब्द है वो जापान द्वारा दिया गया है और इसका मतलब ही होता है तट की ओर आती हुई लहरें या बंदरगाह की ओर आती हुई लहरें। तो ये बिल्कुल सही है। सुनामी चक्रवाती लहरें, चक्रवात से उत्पन्न लहरें नहीं है। ये चक्रवात आपका एक वायुमंडलीय प्रभाव है जिसके कारण आपका समुद्र के जो वाष्पीकृत आपका क्षेत्र है उसके जो आपके हवाएं होती हैं वो चक्रवात उन्हें तेजी से तटों की ओर ला करके वर्षा कराते हैं। सुनामी चक्रवाती लहरें नहीं है। सुनामी भूकंप के कारण, समुद्र में उथल पुथल के कारण उत्पन्न होने वाली लहरें। सुनामी आने से पूर्व समुद्र तटीय क्षेत्रों का जलस्तर कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। जब भी सुनामी आएगा, ये पूर्व चेतावनी है। सुनामी नापने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि समुद्र का जो जलस्तर होता है तटों में, अगर एकदम नीचे को चला गया है, एकदम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहां तक पानी है और वो एकदम से नीचे को जा रहा है, तो इसका मतलब ये कहीं पर पानी का एक जगह संचय हो रहा है, फिर वो एक विस्फोट के साथ चारों तरफ को भागेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 30 मीटर से भी ऊंची ऊंची लहरों के साथ
तबाही मचाते हुए। तो सुनामी आने का अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपका जो आजकल तो सैटेलाइट से भी देखा जाता है, लेकिन पहले तक ये अनुमान लगाया जाता था कि सुनामी आ रही है तो उससे पहले समुद्र का जो आपका तट में जल का स्तर है वो हमेशा नीचे की ओर जाएगा, कम होगा। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा एक अपनी भाषा से सुमेलित नहीं है? उरांव जनजाति आपका कुरुख भाषा बोलती है, बिल्कुल सही है। असुर जनजाति मलेटा भाषा बोलती है, ये भी सही है। नागा जनजाति कोन्याक बोलती है, ये भी सही है। संथाल जनजाति लेप्चा बोलती है, लेप्चा आपका भूटिया जनजाति की आपके भाषा है मुख्य रूप से। जो आपका लेप्चा, जो आपके सिक्किम में भूटिया लोग हैं उन्हें लेप्चा कहा जाता है। संथालों की जो भाषा है वो आपका एक तो संथाली है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी है, और ये मुंडा भी बोलते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक हरित क्रांति के विषय में सत्य नहीं है? 4 कथन दिए हैं। हरित क्रांति गेहूं की फसल से आरंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। बोनी किस्म के आपके जो मैक्सिकन गेहूं है उसकी आपके सोनारा 64 के साथ क्रॉस ब्रीड करा करके जो नई ब्रीड बनाई गई थी उससे हरित क्रांति हुई थी, बिल्कुल सही आंसर है ये। हरित क्रांति से भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के दौरान हमने इतना अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग किया है खादों और कीटनाशकों के रूप में कि धरती की मिट्टी की जो जैविक क्षमता है वो लगभग नगण्य हो गई है। कुछ राज्य जहां आपका प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंजाब और हरियाणा है, वहां तो भूमि के आपके जो विषाक्तता है वो इतनी बढ़ गई है कि उसका जैविक तंत्र, मतलब जो भूमि पर जीव होते हैं जो भूमि को आपके हमेशा समृद्ध रखते हैं, वो खत्म हो गए हैं। तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इससे। अब इसीलिए हमारे यहाँ क्या जैविक कृषि की बात हो रही है। हरित क्रांति के कारण भारत में दलहन और तिलहन का उत्पादन लगातार कम हुआ है। हरित क्रांति से क्या हुआ, आपका गेहूं और चावल दोनों का अनाजों में इतनी वृद्धि हुई कि अधिकतर किसानों ने इसी को बोना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे भारत में तिल और जिससे तेल निकाला जाता है और दलहन दालें, उनके आपके बुआई क्षेत्र में कमी आने लग गई, किसानों का ध्यान हट गया और भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि हमें खाद्य तेल और दालों का आयात करना पड़ रहा है। धीरे धीरे हरित क्रांति के कारण ये कम हुए, तो ये भी सही है। हरित क्रांति से जैविक कृषि में वृद्धि हुई, जैविक कृषि में वृद्धि नहीं हुई, हरित क्रांति से हुई रासायनिक कृषि में वृद्धि। रासायनिक कृषि में वृद्धि हुई, तो इसका सही आंसर ये होगा। जैविक कृषि तो अब ला रहे हैं जब हरित क्रांति के दुष्प्रभाव हमारे पास बीमारियों के रूप में, वाटर पॉल्यूशन के रूप में, मिट्टी की जैविक क्षमता समाप्त होने के रूप में, वायु प्रदूषण के रूप में, मतलब लोगों की जो बीमारी है, स्वास्थ्य जो हम खाना खा रहे हैं इनमें उगाए हुए, तो उसके रूप में हमारे सामने है। तब हम अब आप जैविक कृषि यानी कि जिसमें रासायनिकों का प्रयोग नहीं होता उसकी तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के विषय में संबंध में कौन से कथन सत्य? अनुसूचित जाति SC शेड्यूल कास्ट के विषय में कौन सी आपके चीजें सही है? अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में 16.6% प्रतिनिधित्व है, बिल्कुल। 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति भारत की कुल आपके जनसंख्या का 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, यह भी बिल्कुल सही है। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपका, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत पंजाब में, टोटल उस स्टेट की आबादी में परसेंट पंजाब में है, जबकि सबसे कम अनुसूचित जाति भी आपके मिजोरम में है और सबसे कम प्रतिशत भी मिजोरम में। कम में दोनों में मिजोरम होगा, अधिक में जनसंख्या में तो ये अधिक है और प्रतिशत में पंजाब अधिक है। तो तीनों के तीनों सही हैं, 3 के 3 सही है, सभी सही है। अगला, भारत का सबसे विशाल उद्योग है, विशाल मतलब आपके पूंजी निवेश के आधार पर भी और रोजगार सृजन के आधार पर भी और अर्थव्यवस्था में योगदान के आधार पर भी भारत का सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, जो देश में सबसे बड़ा एकीकृत क्षेत्र का रोजगार पैदा करता है। पूंजी निवेश भी बहुत ज्यादा है और भारत की राष्ट्रीय आय GDP में भी इसका योगदान बहुत अधिक होता है। निम्नलिखित हवाई अड्डों को उनके नामों से कौन सा हवाई अड्डा अपने नाम से सुमेलित नहीं है? BR अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर सही है, नागपुर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे BR अम्बेडकर नाम दिया गया है। गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा कानपुर, ये नहीं है, ये आपका
गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा। अहिल्याबाई होलकर इंदौर में है और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी का है। तो इसका सही आंसर गोपीनाथ बारडोली वाला होगा, जो आपका कहां है, गुवाहाटी में, न कि कानपुर में। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्षों से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपके कुछ भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योग दिए हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां दी हैं और उनके स्थापना वर्ष। तो एनटीपीसी मतलब एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम बोलते हैं, मतलब कोयले से बनने वाली बिजली का पूरा आपका नियंत्रण इसी के हाथ में है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत में जितनी भी गैस पाइपलाइन है या जो आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है या देश भर में आपका जो नेचुरल गैस का वितरण होता है, वो सब आपका गेल करता है। तो गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसके भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप है, देश में अधिकतर आपका जो पेट्रोलियम है उसका वितरण यही कंपनी करती है, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। 1 का 3, 2 का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका सही आंसर है। 3 4 1 2, डी इसका सही आंसर होगा। सी, सॉरी, 3 4 1 2। अगला क्वेश्चन है, खनिज भंडारों को उनके उत्पादक क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत के प्रमुख खनिज भंडारों और उनके नाम दिए हैं, खनिज और उनके नाम। बॉक्साइट, बॉक्साइट में उड़ीसा है, तो उड़ीसा का कोरापुट जाना जाता है आपके बॉक्साइट उत्पादन के लिए। अभ्रक मतलब माइका, माइका का उत्पादन सबसे ज्यादा झारखंड के कोडरमा से होता है, ये भी सही है। तांबा, तांबा आपका राजस्थान के खेतड़ी में उत्पादित होता है। लोहा, नोवामुंडी, नोवामुंडी आपका ये भी झारखंड में है। तो इसका आंसर है 1 का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, बी इसका सही आंसर होगा। ये प्रमुख आपके खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं और वो खनिजों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपसे, ये ध्यान रखना। भारत में भूमि सुधार के संबंध में अपनाए गए उपायों में से कौन सा एक सही नहीं है? चकबंदी, चकबंदी मतलब बड़े बड़े आपके लोगों की जो बिखरी हुई भूमि है, उस भूमि को एक जगह करके अदला बदली करके एक आदमी का एक ही चेक बना देना, चकबंदी कहलाता है। भारत में भूमि सुधार के लिए इसका उपयोग किया गया था। हालांकि ये पूरे देश में अच्छे तरीके से लागू इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जैसे उत्तराखंड है, यहाँ भूमि के प्रकार क्या है, अलग अलग है, सब जगह एक जैसी भूमि नहीं होती है। तो अगर हम अदला बदली करें तो मेरा खेत दूसरे खेत से अलग है, मेरा खेत गहरा है, मिट्टी उसमें अलग है, दूसरे के में पथरीली मिट्टी है, तो मैं कैसे बदल लूंगा उसके साथ। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में चकबंदी कानून से बहुत आपका सुधार हुआ था, इसीलिए वहां पर लोगों के पास अपने पर्सनल चेक होते हैं, पहाड़ों की तरह बिखरी हुई भूमि नहीं होती। हदबंदी, हदबंदी कानून भी लाया गया था उत्तराखंड में आजादी के बाद, ताकि लोगों की मतलब भूमि रखने की हदें हों, एक सीमा के बाद लोगों को भूमि रखने का अधिकार ना हो, उससे अधिक भूमि होने पर उससे वो भूमि ले ली जाएगी और भूमिहीनों को दान कर दी जाएगी। यह हदबंदी था। काश्तकारी सुधार भी लाया गया। काश्तकारी सुधार में जमींदारों से आपका जो वहां पर आपके मजदूरी करने वाले किसान होते थे उनको छुड़वाया गया और उन्हें जमींदारों से भूमि लेकर के उनकी हिस्सेदारी कर दी गई। तो ये भी सही है। जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा भूमि सुधार का नहीं है, बल्कि भूमि सुधार के क्या है आपका, भूमि सुधार नहीं बल्कि भूमि पर ये एकीकृत ऐसी चीज थी जिससे हमारे देश में भूमि सुधार नहीं हो रहा था। तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम भी लाया गया और काश्तकारी सुधार भी। इसके बाद जमींदारी प्रथा को खत्म करना आपका, अगर ये होता खत्म करना जमींदारी प्रथा की समाप्ति तो ये सही होता, लेकिन ये जमींदारी प्रथा को लाना ये हमारे यहाँ सुधार का परिचायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्षा जल संग्रहण की विधि नहीं है? वर्षा जल संग्रहण, गड्ढे एवं गर्तिकाओं का निर्माण। गड्ढे जैसे हमारे पहाड़ों में चाल खाल हैं या अमृत सरोवर जो आजकल बनाए जाते हैं, वो आपका वर्षा जल उनमें संचित हो जाएगा, धीरे धीरे जमीन उसे पीती रहेगी, क्योंकि नहीं तो पानी क्या होगा, ढलान के सहारे भाग जाएगा। तो ये बहुत आपके क्या है प्रचलित तरीका है, परंपरागत तरीका। नालियों का निर्माण ये नहीं है। नालियों का निर्माण अगर हम कर देंगे तो नालियां क्या करेंगी, पानी को दूसरी जगह बहा करके ले जाएंगी।
तो वो वर्षा जल संग्रह का तरीका नहीं है। यही इसका सही आंसर होगा। कुओं का उपयोग, देखो कुओं का हम जितना ज्यादा उपयोग करेंगे ना, वर्षा जल संग्रहण उतना ज्यादा होगा, क्योंकि कुएं एक ऐसी जगह होती है जो बरसात का पानी है वो पी करके एक जगह का पानी को इकट्ठा करते रहता है, इसीलिए ये बहुत अच्छा तरीका होता है वर्षा जल संग्रहण का। और झकड़ा जड़ों वाले पौधों का रोपण, झकड़ा जड़ वाले जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों में जल संचय करके रखते हैं, इसीलिए ये भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें सही आंसर बी होगा, नालियों का निर्माण। ये वर्षा जल संग्रहण का उपाय नहीं है, क्योंकि नालियां पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा करके ले जाती है, ना कि संरक्षित करती हैं। हाँ, पानी को क्या उपयोग करने का एक तरीका हो सकता है, बट संरक्षण करने का तरीका नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनके संरक्षित जंतुओं के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ संरक्षित क्षेत्र दे रखे हैं, उन्हें हमने संरक्षित करके विकल्प का सही मिलान करना है। जल्दापारा, जल्दापारा भारत में आपका एक सिंगी गैंडों के लिए जाना जाता है। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल का, जो इसी तरफ है आपके असम की साइड में लगता हुआ। तो ये गैंडों के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। विक्रमशिला अभ्यारण्य, विक्रमशिला बिहार में आपके 20 किलोमीटर का क्षेत्र गंगा डॉल्फिन के लिए क्या कर दिया है, संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। भीतरकनिका अभ्यारण्य, भीतरकनिका अभ्यारण्य रिडले कछुए, जो आपके एक अमेरिकन प्रजाति के दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं, जो आपके भीतरकनिका में गहीर माथा क्षेत्र में आपका प्रजनन करने के लिए आते हैं समुद्र से, तो वो भीतरकनिका इसीलिए आपका इनके लिए संरक्षित है। और दचीगाम जम्मू कश्मीर में है, सफेद भालू के लिए जाना जाता है। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 1 2 3 4, यानी कि 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम वन आवरण वाले राज्यों का सही बढ़ता क्रम है। न्यूनतम वन आवरण वाले कम से ज्यादा की तरफ, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम और गोवा, ये सही क्रम है। सबसे कम आपके वन क्षेत्रफल, प्रतिशत नहीं क्षेत्रफल में, आपके लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर में हरियाणा है, 1800 वर्ग किलोमीटर में पंजाब है, 2200 वर्ग किलोमीटर में सिक्किम है और 3300 वर्ग किलोमीटर में गोवा है। तो ये आपका बढ़ता क्रम सही ये है। 5वें नंबर पर आपका बिहार आता है इनके बाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटीय मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिम तटीय मैदान से अधिक है, बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसे देखें तो पूर्व तटीय मैदान तो ऐसे आपका पश्चिमी घाट से ऐसे बना हुआ है, पूर्व तटीय मैदान इतना चौड़ा है, कहीं कहीं पर 300 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक, ये अधिकतम 80 किलोमीटर चौड़ा होगा। तो पूर्व तट ज्यादा चौड़ा है, बिल्कुल सही है। पश्चिम तटीय मैदान अधिक कटाफटा है, बिल्कुल ऐसे कटाफटा ज्यादा है, इसीलिए इसमें पश्चिमी जल ज्यादा होते हैं, मतलब बैक वाटर, जिसके कारण बहुत सारी लैगून बनी है, बहुत सारे आपके प्राकृतिक बंदरगाह बने हुए हैं, ये इसी की वजह से, कटाफटा होने की वजह से। कोलेरू और पुलिकट आदि पूर्वी तटीय मैदान की लैगून है। कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर ये भी एक लैगून है जो समुद्र में खुलती है, और आपका पुलिकट भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, जिसमें श्री हरिकोटा द्वीप है, ये आपका ये भी एक लैगून है, ये भी सही है। अगला, पूर्वी तटीय मैदान का विकास पश्चिमी तट से अधिक हुआ है। पूर्वी तट का अधिक नहीं हुआ, पश्चिम तट का अधिक हुआ। अगर आप देखो मुंबई, गोवा, मंगलुरु, कोच्चि जैसे जो आपके भारत के बड़े व्यावसायिक नगर हैं, वो पश्चिम तट पर ज्यादा बने, क्योंकि पश्चिम तट से अरब सागर से एक तो हमारा हमेशा से ही पश्चिम की ओर व्यापार ज्यादा रहा है, और दूसरा इस तट में अपेक्षाकृत इससे कम आपके समुद्री नुकसान होते हैं, क्योंकि पूर्व तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी में लगता है, जो अपने साइक्लोन यानी कि चक्रवातों के लिए जाना जाता है, जिसमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, और पश्चिम बंगाल का तट हमेशा डिस्टर्ब रहता है बहुत बड़ी मात्रा में। हर साल यहाँ तबाही होती है चक्रवातों के कारण, उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है। तो ये इसका सही आंसर डी होगा, ये सही नहीं है। पश्चिम तट ज्यादा डेवलप है अपेक्षाकृत पूर्व तट के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। मिकिर रेंज असम में है, एक तरीके से जो शिवालिक है उसी के असम साइड में उसी को मिकिर बोलती हैं। जानतिया मेघालय में है, सही है। खासी, गारो और जानतिया सभी यही है। लूसाई आपके मिजोरम में है, अराकोन यामा का हिस्सा है ये। डाफला भी मिकिर के साथ लगती हुई रेंज है, और ये भी असम में, ना कि
त्रिपुरा में। तो इसका सही आंसर ये होगा। डाफला रेंज भी कहाँ है? डाफला बोलते हैं, ये आपका असम और अरुणाचल का जो आपका जो शिवालिक हिमालय है उससे लगा हुआ क्षेत्र है, आपका पर्वतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर यह अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नियंत्रण मतलब सरकार का नियंत्रण। क्या पूर्ण नियंत्रण सरकार का है? अगर पूर्ण नियंत्रण सरकार का होता तो ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती, और यदि पूर्ण नियंत्रण पूंजीवाद का होता, सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं होता, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती। लेकिन भारत ने कुछ क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण, कुछ क्षेत्रों को प्राइवेटाइज कर रखा है, तो इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर मिश्रित हुई। बिल्कुल सही है। विकास के आधार पर यह विकासशील अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर हम गरीब, विकसित, विकासशील अर्थव्यवस्था में गणना करते हैं। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो तेजी से बहुत विकसित हो रही है, तो आपका विकासशील लिखेंगे इसको। वैश्विक आधार पर यह एक खुली अर्थव्यवस्था है। वैश्विक व्यापार के आधार पर हम खुली अर्थव्यवस्था है, जो हम आपके 1991 में हमने क्या कर दिया था? वैश्वीकरण, यानी कि हम दुनिया के शेष राष्ट्रों के साथ आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, वस्तुओं का भी, सेवाओं का व्यापार करते हैं, इसीलिए हम एक ओपन इकोनॉमी है। तो ये तीनों सही है, तीनों सही है, 1, 2 और 3 सभी सही है। अगला, राष्ट्रीय आय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राष्ट्रीय आय, हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय शामिल होती है। सभी क्षेत्र, चाहे वो आपका प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, जो भी देश में आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से हमें आय प्राप्त होती है, सबको शामिल किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था की केवल सार्वजनिक मतलब सरकारी आय को शामिल किया जाता है, ये गलत है। सरकारी आय को ही नहीं बल्कि सभी आयों को शामिल। इसमें राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल नहीं होता। राष्ट्रीय ऋण पर दिया गया ब्याज शामिल नहीं होता। हम अगर किसी देश से कोई उधार ले रहे हैं राष्ट्रीय ऋण, और उस पर जो ब्याज दे रहे हैं, तो वो क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होगा? नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये आपका सही है। यह एक आय के सृजन से संबंधित अवधारणा है। देश में कितनी आय का सृजन हो रहा है, इसी को जानने के लिए हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, उसी से हम प्रति व्यक्ति आय निकाल लेते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो इसका बी सही नहीं है, इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह बना, यह योजना का अनुमोदन स्वयं करता है, बिल्कुल सही है। योजना आयोग नहीं करता था, उसके लिए योजना का अनुमोदन कौन करता था? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी, बनाती योजना आयोग थी। अब नीति आयोग में ऐसा नहीं होता, नीति आयोग ही बनाती है और नीति आयोग ही अनुमोदित करेगी। यह राज्य को सहयोगात्मक बनाता है, बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था योजना आयोग में? केवल प्रधानमंत्री, इसके पदेन क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे, एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी मनोनीत किए जाते थे विभिन्न सेक्टर से। अब क्या होता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और आपका नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष, उसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो राज्यों को भी इसमें प्रतिभाग मिल गया। यह केंद्रीय भूमिका पर केंद्रित है, नहीं, केंद्रीय भूमिका पर योजना आयोग था। इसमें आपका क्या है? कोऑपरेटिव की भूमिका, यानी कि राज्य और केंद्र की सहयोगात्मक भूमिका पर है जो लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत है। यह सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी पर भी आधारित है, पीपीपी मॉडल पर, यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से देश का विकास किया जाए, इस पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है नीति आयोग। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ये, केंद्रीय नहीं है बल्कि कोऑपरेटिव, दोनों एक दूसरे से सहयोगात्मक रूप से काम करते हुए देश को आगे ले जाए, इसके लिए नीति आयोग बना है। इंदिरा आवास योजना का नाम वर्तमान में हो गया। इंदिरा आवास योजना भारत में गरीबों को आवास दिलाने के लिए 1885 में लाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के आवास बने भी। वर्तमान में 2016 में इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर अब इसका नाम कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण के उपाय? साख का मतलब क्या होता है? क्रेडिट, नकदी, बाजार में कितनी नकदी आएगी और कितनी सीमित करनी है, आरबीआई का काम है। मौद्रिक नीति है ये, क्योंकि देखो जो लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आता है तो वो मांग बढ़ा देते हैं, जिससे कई बार मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो उनकी जेबों को सीमित करना, बैंकों के थ्रू उनको नियंत्रित करना, ये आरबीआई का काम है। इसके लिए आरबीआई आपका नगद आरक्षित अनुपात अपनाती है, बिल्कुल अपनाती है। CRR,
कैश रिजर्व रेशियो। जैसे मान लो आरबीआई 100 रुपए किसी को दे, बैंक को, बैंक के पास 100 रुपए काम करने के लिए हो, अगर मान लो सीआरआर 5% है तो 5% तो इसके 100 में से कैश रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास, तो वो कर कितना पाएगा, 95 से व्यापार कर पाएगा। मान लो ये बढ़ा करके 8% कर दे सीआरआर, तो ये 92 से ही व्यापार कर पाएगा। 95 से व्यापार करेगा बैंक तो मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा। सीमित करना है तो बढ़ा देगा, 92 से व्यापार करेगा, कैश रिजर्व रेशियो 8% हो जाएगा, 92 से ही व्यापार करेगा तो कम हो जाएगा। इसलिए आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, खुले बाजार की क्रियाएं। आरबीआई जब अपनी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है, गिल्डेज मार्केट बोलते हैं जिसे, या ओपन आपके मार्केटिंग, आपका ओपन मार्केट की क्रियाएं बोलते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं, मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। इसमें क्या करता है आरबीआई, जब उसे लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा होता है तो अपनी प्रतिभूतियों को बेच देता है, जिससे कि आपका पैसा उसके पास आ जाता है और कैश का फ्लो, क्रेडिट का फ्लो रुक जाता है। और जब उसे लग रहा है फ्लो कम हो रहा है मार्केट में, तो वो क्या करेगा, खरीदना शुरू कर देगा प्रतिभूतियों को, जिससे क्या होगा, मार्केट में कैश चला जाएगा। ये भी है। सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा अब शुरू की है सरकार ने 2011 से। कोई भी वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से एक रात के लिए अपनी कुल जमा का 1% लोन एनी टाइम ले सकता है आपके सभी कार्य दिवसों पर। इससे क्या होता है, अगर बैंक को, वाणिज्यिक बैंक को जरूरत है, किसी भी व्यवसाय जैसे एसबीआई, पीएनबी, जरूरत है, मार्केट में पैसा देना है किसी को लोन के रूप में, तो उसके पास पैसा नहीं है तो नहीं देगा, पैसा नहीं जाएगा तो उद्योग नहीं लगेगा, रोजगार नहीं होगा, तो उसको पैसा चाहिए और उसकी लिमिट खत्म है, तो वो आरबीआई के पास जाएगा और सीमांत स्थायी सुविधा से एक रात के लिए अपनी कुल जमा, मान लो उसके पास 1 अरब रुपए की जमा है तो 1 करोड़ रुपया उसको उसी समय लोन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, पैसे का फ्लो बढ़ जाएगा बैंक के पास जाने के लिए। तो ये भी एक आपका क्या है, साख नियंत्रण का तरीका है। तो ये आपका 1, 2 और 3 सभी सही है। तो ये 20 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके जितने भी तरह के पेपर हैं, जो भी आपके सिलेबस है, उसमें जितने भी तरह के टॉपिक हैं, उनमें आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला करके वीडियो आप तक लाते रहें और आपके जो प्रैक्टिस है उसे बेहतर बनाएं, आपके अध्ययन करने के तरीके में सुधार हो। यही हमारी क्या है प्रयास है, और इस प्रयास में आपका सहयोग जो है वो हमें लगातार मिल रहा है। तो इसीलिए हम लगातार इसमें अपने जो भी आपकी वैरायटी है या जो हमारी जो विविधता है उसे हम बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग इसमें कमेंट जरूर करिएगा। और जितने भी दिन बचे हैं, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, रिवीजन, बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन ही आपकी जीत का सबसे अच्छा उपाय है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में रिवीजन से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो भी पढ़ा है उसे बेहतर तरीके से करके जाइए, आप निसंदेह उस क्षेत्र में से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कवर कर पाएंगे। धन्यवाद।